हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडीसी नर्सिंग। आज इस 100 क्लासेस चैलेंज के सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 5 जो कि होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से और टॉपिक है बैक्टीरिया एंड वायरस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following structures is found in eukaryotic cells but not in prokaryotic cells? सबसे पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। यानी कि यूकैरियोटिक मतलब होता है ऐसे सेल्स जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस है, यानी जिस भी सेल के पास जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, प्रॉपर न्यूक्लियोलस हो, वो कहलाता है ट्रू न्यूक्लियस। और ये किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में। बात करें प्रोकैरियोटिक की, प्रो मीन्स होता है पुराना, ठीक है, पी से याद कर लो पुराना, यानी कि इस सेल के पास प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, समझ में आया। अब ये पुराना सेल है यानी कि इसके पास बहुत सारे जो अदर सेलुलर ऑर्गेनेलीज है वो भी प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि राइबोसोम्स को लेके चलते हैं, तो राइबोसोम्स क्या है? दोनों ही सेल में प्रेजेंट होगा क्योंकि इसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। क्या करता है ये? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अगर वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके चले तो यस, ये भी दोनों में ही होगा और इसका होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके सेल को चारों तरफ से घेर के रखता है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो क्या होगा? इस सेल के अंदर जितने साइटोप्लाज्म है वो सेल के बाहर आ जाएंगे और उस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो सभी क्या होंगे? सेल के बाहर आ जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली सेल का डेथ हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रेजेंट होना तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, वहीं प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस सेलुलर ऑर्गेनेलीज है। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? आपका सेल के बीच में भरा हुआ एक फ्लूइड जो कि आपके सेलुलर ऑर्गेनेलीज को सस्पेंड करके रखता है और आपके ट्रांसपोर्टेशन में, साथ ही साथ जितने भी माइक्रोसोमल एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं उनको, या मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं, सभी कहाँ होते हैं? आपके साइटोप्लाज्म में। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ना ये यूकैरियोटिक सेल बचेगा, ना ही ये प्रोकैरियोटिक सेल बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं। क्लियर हुआ सभी को इतना? चलिए, तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which statement correctly describes the organization of genetic material in prokaryotic versus eukaryotic? अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक के पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। तो मान लीजिए कि उसके पास पूरे क्रोमोसोम्स भी नहीं होंगे। उसके क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। सबसे पहली बात, कैसे होते हैं? सिंगल और सर्कुलर इन नेचर होते हैं, ठीक है, समझ में आया? वह यूकैरियोटिक के पास कैसे होंगे? मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं और वो लीनियर होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which cellular structure involved in protein synthesis is present in both prokaryotic and eukaryotic cells but differ in size and complexity? देखो, सभी को पता है राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये आपके दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, बस डिफरेंस होता है उसके साइज में। यानी कि जो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में होता है वो आपका 80s राइबोसोम्स होता है और जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो 70s राइबोसोम्स होता है। अब इस S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम?
सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या फिर इसको कहते हैं सेंडमेयर्स यूनिट। क्या कहते हैं हम इसको? सेंडमेयर्स यूनिट, जिसका मतलब होता है कि आपके प्रोटीन का सेडिमेंटेशन रेट चेक करता है कौन? आपका एस, यानी आपका सेंडमेयर्स यूनिट। समझ में आया? यूकैरियोटिक में होता है 80s और प्रोकैरियोटिक में होता है 70s। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? राइबोसोम्स। और साथ ही देखो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो आपके प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट नहीं होता। गोल्गी एपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आपके एडवांस सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which term is used to describe bacteria that are spherical in shape? चलिए, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो वो क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप बहुत सारे तरीके से। उनमें से पहला है आपका बेसिली। बेसिली मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है कोकी। इस सी से समझ जाना सर्कल, क्या समझ जाओगे? सर्कल या फिर स्फीयर शेप का। ठीक है, नेक्स्ट है स्पायरोचीट्स, तो इस स्पायर से समझ जाना स्पाइरल, कैसा? स्पाइरल। ठीक है, ये क्या है आपका? स्पायरोचीट्स। नेक्स्ट है वाइब्रियोसिस, इसका मतलब होता है ये भी होते रॉड शेप्ड है, लेकिन कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं। और किस शेप के होते हैं? कॉमा शेप के होते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से। ये क्या है आपके? वाइब्रियोस। क्लियर है सभी? चलो, तो करेक्ट आंसर, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था? स्फेरिकल शेप, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कोकी। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? चलिए, करेक्ट आंसर इज कोकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स बैक्टीरिया विद अ कर्व्ड रॉड शेप सच एज दोज सीन इज वाइब्रियो स्पीसीज? वाइब्रियो स्पीसीज यानी कि वाइब्रियो कॉलेरा, जो कि कॉलेरा कॉजिंग एक आपका बैक्टीरिया है। तो कोकी क्या होता है? स्फेरिकल शेप। बेसिली क्या होता है? सिंपल रॉड शेप। वाइब्रियो कैसा होता है? रॉड शेप होता है, लेकिन कैसा होता है? कर्व्ड, यानी कॉमा शेप का। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? वाइब्रियोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच साइंटिस्ट is known as the father of microbiology due to his pioneer work in observing microorganisms using early microscopes? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला तो कौन सा साइंटिस्ट है जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं? दूसरा, उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, यानी हमारे एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक सर ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, जिसमें 300 और 100x का इन्वेंशन हुआ था। साथ ही साथ सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी थी वो थे हमारे एनीनेक्यूल्स। क्या थे? एनीनेक्यूल्स। उन्होंने पहले इसका नाम दिया एनीनेक्यूल्स, जो कि आगे चल के इसका नाम पड़ा था सेल। ठीक है, आगे चल के इसका नाम किस में चेंज हो गया था? सेल में। अब जो लुइस पास्चर सर है, इस पास्चर से याद रखना पास्चराइजेशन, यानी बॉइलिंग ऑफ मिल्क इज योर पास्चराइजेशन। नेक्स्ट इज रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच सर ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनसे कॉज होने वाले जो डिसीजेज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि एंथ्रेक्स, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा और आपका या फिर कॉलेरा या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जोसेफ लिस्टर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले एंटीसेप्टिक टेक्निक के बारे में डिस्कवर किया था। ठीक है, समझ आया? तो फिलहाल हमारे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which experiment by Louis Pasteur provided strong evidence against the theory of spontaneous generation? यानी कि किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो लुइस पास्चर सर थे उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्योरी के बारे में अगेंस्ट में एविडेंस कलेक्ट किया? तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कहते हैं हम ए बायोजेनेसिस। इसका दूसरा नाम क्या है? ए बायोजेनेसिस। ए मीन्स एब्सेंट समझ लो, बायो मीन्स लिविंग और जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। यानी इस वर्ड का मतलब क्या निकला
कि विदाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन होना। तो इसके अगेंस्ट में कौन थे? हमारे लुइस पास्चर सर। इन्होंने क्या किया था? एक स्वान नेक फ्लास्क लेके एक एक्सपेरिमेंट किया था। स्वान जो आपने सुना होगा, उसकी गर्दन कैसे ऐसे लंबी सी होती है ना, तो ऐसा ही उनका फ्लास्क था जिसकी गर्दन लंबी सी थी। इसमें इन्होंने एक बॉइल्ड ब्रॉथ को रखा था, ठीक है, वो क्या था आपका लिविंग ही है, उसको बॉयल करके क्या किया था, लिविंग तरीके से ग्रो करने की कोशिश की थी। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ था कि ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ये नहीं है या फिर ये गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? स्वान नेक फ्लास्क। जो एंथ्रेक्स का एक्सपेरिमेंट है किसने किया था? हमारे रॉबर्ट कोच सर ने किया था। पेनिसिलिन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने किया था। फर्स्ट वैक्सीनेशन किसने बताया था? तो एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कवर किया था, ठीक है, क्लियर है। करेक्ट आंसर होगा द स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which scientist is renowned for establishing a set of postulates linking specific pathogen to specific diseases? मतलब हमने देखा कि जो स्पेसिफिक पैथोजन है वो एक टाइप का स्पेसिफिक डिसीज कॉज करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? तो हमारे रॉबर्ट कोच सर ने। जैसे बैसिलस एंथ्रेक्स आपका एंथ्रेक्स नामक डिसीज कॉज करता है, वैसे ही उन्होंने बताया था विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया के थ्रू कॉलेरा की डिसीज होती है। उन्होंने बताया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस डिसीज का क्या होता है? जनन होता है, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन के बारे में बताया था। एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप की स्टडी की थी। जोसेफ लिस्टर ने फर्स्ट वैक्सीनेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? रॉबर्ट कोच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who is credited with introducing antiseptic surgical techniques that greatly reduced post-operative infections? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बताया एंटीसेप्टिक टेक्निक के बारे में बताने वाले कौन थे? जोसेफ लिस्टर, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which component of the bacterial cell wall is primarily responsible for maintaining the cell's shape and providing structural support? तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ समझने की जरूरत है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या करता है। आपके साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करता है? ये आपका साइटोप्लाज्म बाहर ना चले जाए तो उसको क्या करता है? एक बाउंड प्रोवाइड करता है। कैप्सूल का काम होता है प्रोटेक्शन देना, ठीक है। अब आते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ये प्रेजेंट होता है स्पेसिफिकली आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। याद रखना स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है कौन? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। फिर है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन। ये क्या है? पेप्टाइड, देखो पेप्टाइडो से पेप्टाइड, ग्लाइकन मतलब शुगर, इससे मिलके जो आपका एक स्ट्रक्चर बनता है ये क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। ये क्या करता है? आपके सेल को रिजिडिटी देता है और एक शेप प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है? एंटी इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bacterial structure is primarily responsible for adherence to host cell and the formation of biofilms? देखो सबसे पहले कैप्सूल का मैंने आपको बताया ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फ्लैजिला क्या करता है? आपके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोकोमोशन भी कहते हैं। पीली या फिर फिम्ब्रे क्या है? बैक्टीरिया के चारों तरफ
ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन, और जैसे पूंछ जैसा प्रेजेंट होता है इसको क्या कहते हैं हम, फ्लैजिला। अभी जो हेयर्स लाइक प्रोजेक्शंस है ये क्या करते हैं, आपके एक बैक्टीरिया को दूसरे होस्ट से एडहेयर करने में, यानी उसके सरफेस में चिपकने में, और साथ ही साथ फिर बायोफिल्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंडोस्पोर क्या है, आपने सुना होगा जो स्पोर्स होते हैं हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि मैक्सिमम या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सेल को सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, पिली या फिर फेम्ब्रे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। अब सबसे पहले देखिए ट्यूबरकुलोसिस किससे कॉज होता है, तो इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कॉज होता है आपके इन्फ्लुएंजा वायरस से। किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। फिर उसके बाद है आपका स्ट्रेप थ्रॉट। स्ट्रेप थ्रॉट कॉज होता है आपके स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन से। किससे कॉज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन से। ठीक है, कॉलेरा किससे होता है, तो विब्रियो कॉलेरा से। अब देखो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम नाम से समझ में आ रहा है कि किससे होता होगा, ये बैक्टीरिया की वजह से। इन्फ्लुएंजा वायरस नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये किससे कॉज हो रहा है, एक वायरस से। स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो कोकस आप जानते हैं ये क्या है, एक बैक्टीरिया का शेप है, यानी ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। विब्रियो भी क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया का शेप है, यानी कि ये भी आपके बैक्टीरिया से कॉज होता होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, इन्फ्लुएंजा। ये किससे कॉज होता है, एक वायरस से। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ग्राम पॉजिटिव फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलिए, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें डिफरेंस होता है उनके सेल वॉल के थिकनेस में। ठीक है, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल कैसा होता है, थिन। कैसा होगा ये, इसका सेल वॉल पतला होता है, प्लस लाइपोपॉलीसैकेराइड्स नामक क्या प्रेजेंट होता है आपका, एक केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। ये कैसा होता है, ये आपका थिक होता है, और इसमें साथ ही साथ बायलिपिड लेयर प्रेजेंट होता है। देखो, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर किसमें प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव में, सही बात है। ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होता है, क्या है ये, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सेल वॉल कंपोनेंट इज यूनिक टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी मैंने आपको बताया जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ये ग्राम नेगेटिव के लिए स्पेसिफिकली होता है, और जो टिकोइक एसिड है ये आपके ग्राम पॉजिटिव में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है। बाकी ये दोनों तो कॉमनली दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, टिकोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which characteristic is typically associated with gram negative bacteria। चलो देखो, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर किस में होता है, पॉजिटिव में। प्रेजेंस ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन विथ लाइपोपॉलीसैकेराइड, यहीं पे हमारा आंसर, ये किस में प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which phase of the bacterial growth curve is characterized by rapid exponential cell division। चलिए, जब भी आप बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ेंगे तो 4 फेज आपको नजर आएंगे, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ।
और ये एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं हम इस लॉग फेज को। ठीक है, अब उस पर भी आप कैसे याद रखेंगे कि पहले लैग आएगा कि लॉग फेज आएगा, तो ए पहले आता है और ओ बाद में, तो लैग फेज पहला है, लॉग फेज दूसरा है। ठीक है, ये क्या है आपका लैग फेज। इस फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया आपकी जो एनवायरनमेंट है उसमें अडाप्ट करने की क्या करती है, कोशिश करती है, उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज करती है। ठीक है, तो ये होता है आपका लैग फेज। उसके बाद आता है लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। ये कैसा होगा, ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, आपकी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। क्या आपके न्यूट्रिएंट्स में सरवाइव करके बैक्टीरिया क्या करता है, अपने कॉलोनी को इंक्रीज करता है। ये क्या है आपका लॉग फेज। नेक्स्ट आता है आपका स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, स्थिर, एक जगह पे स्थिर हो जाना। इस फेज में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है आपके ये भी तो खत्म होते रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत सारे बैक्टीरिया ने न्यूट्रिएंट्स का यूज कर लिया है, वो खा चुके हैं उसको। अब जिस रेट से बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा उसी रेट से बैक्टीरिया का तो डेथ भी होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम होते जा रहे हैं। अगर एक साइड से न्यूट्रिएंट्स यूज होंगे तो बाकी बैक्टीरिया के लिए कम पड़ जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। तो इसमें जो डेथ रेट है इक्वल होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ रेट का। ठीक है, इसको कहते हैं हम स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट आता है हमारा डेथ फेज। क्या है ये, डेथ फेज। नाम से समझ में आ रहा है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से फिर बैक्टीरिया का डेथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ आया। चलो, क्वेश्चन में क्या था कि ग्रोथ कर्व कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एक्सपोनेंशियल सेल डिवीजन। डिवीजन यानी सेल डिवाइड हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, तो कौन सा फेज होगा, लॉग फेज। करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉग फेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व is primarily a period of adaptation during which bacteria prepare for subsequent rapid growth। क्या बोला, एडाप्टेशन, यानी कि वो सरवाइव, अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है उस सराउंडिंग में, उस न्यूट्रिएंट्स में। तो कौन सा फेज था वो, लैग फेज। इस फेज में बैक्टीरिया क्या करती है, सरवाइव करने की या उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडाप्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। During which phase does the bacterial population remain constant because the rate of cell growth equals the rate of cell death। ये भी हमने पढ़ा, जो ऐसा फेज जहाँ पे जो रेट है सेल ग्रोथ का इक्वल हो जाए सेल डेथ में, वो कौन सा फेज होता है, स्टेशनरी फेज। यानी कि यहाँ पे सारी चीजें जीरो हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेशनरी फेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस एक्सोटॉक्सिन फ्रॉम एंडोटॉक्सिन। अब ये एक्सोटॉक्सिन और ये एंडोटॉक्सिन क्या होता है, दो टाइप के टॉक्सिन्स हैं। सबसे पहले होता है आपका एंडोटॉक्सिन। ये क्या होता है, आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, जो एंडोटॉक्सिन होता है वो हीट लेबाइल होता है। क्या होता है, हीट लेबाइल होता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको खतरा होता है। ठीक है, ये है आपका एंडोटॉक्सिन। ठीक है, एक कंपोनेंट है आपका ये किसका, सेल वॉल का। नेक्स्ट होता है आपका एक्सोटॉक्सिन। ये क्या होता है, इसमें आपका ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हीट स्टेबल होता है, यानी आप इसको किसी भी हीट टेम्परेचर में रखो वो स्टेबल रहेगा। और साथ ही साथ ये आपके प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो चलो अब ऑप्शन देखो। एंड एक्सोटॉक्सिन आर सिक्रीटेड प्रोटीन्स। क्या है ये, एक टाइप का सिक्रीटेड प्रोटीन्स है जो कि हमने यहाँ पे देखा। वेयर एंडोटॉक्सिन क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड कंपोनेंट है एक बैक्टीरियल सेल वॉल का। तो यस, आवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टॉक्सिन टाइप इज मोस्ट लाइकली टू इंड्यूस अ सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम? ये आपको मैंने बार बार बताया है कि कौन करता है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइपोपॉलीसैकेराइड। ये किस में प्रेजेंट होता है? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन से टाइप के एंडोटॉक्सिन होते हैं? हमारे एंडोटॉक्सिन। ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? एंडोटॉक्सिन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organism is causative agent of tuberculosis? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है आपके किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करने के लिए। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी कॉज करता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस स्किन इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टीरिया कोली आपके गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, तो ये आपके डायरियल कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिफिलिस? तो ट्रेपेनोमा पैलिडियम क्या होता है? सिफिलिस कॉजिंग एजेंट है। नेसेरिया गोनोरिया क्या है? गोनोरिया कॉजिंग एजेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और माइकोप्लाज्मा निमोनिया क्या नाम से समझ में आ रहा है? निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, समझ में आया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which organism is causative agent of malaria? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, सबको पता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इज द कॉजेटिव एजेंट। और कौन लेके आता है इसको? एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं मलेरिया के लिए। नेक्स्ट है आपका ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। इसमें क्या होता है? ये आपके शेगाज, क्या है स्पेलिंग? शेगाज डिसीज। ठीक है, ये कॉज करता है। फिर है जियार्डिया लैम्बलिया, जियाड्रियासिस कॉज करेगा। लेशमीनिया डोनोवेनी, ये क्या कॉज करेगा? काला अजार। ये नाम आपने सुना होगा, ये क्या कॉज करता है? काला अजार। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the major component of the bacterial cell wall responsible for maintaining cell shape and rigidity? ध्यान रखना यहाँ पे आपका पेप्टाइडोग्लाइकन ही इनमें से एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, वरना कोलेजन तो एनिमल में प्रेजेंट होता है। काइटिन किस में प्रेजेंट होता है? काइटिन आपका फंगी में प्रेजेंट होता है और सेलुलोज आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेप्टाइडोग्लाइकन। इसी से दो बाइलिपिड लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है हमारा सेल वॉल। ठीक है, क्लियर है सभी को? इतना समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट्स टू द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स? अब जहां पे ये इन्फ्लामेटरी आया और एंडोटॉक्सिन आया, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसके सेल वॉल में कौन सा कंपोनेंट होता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए। टिकोइक एसिड पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है और ये दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो ये थे कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बैक्टीरिया एंड वायरस टॉपिक से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 6 में। तब तक ले बने रहे हमारे साथ। जीडीसी नर्सिंग में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।